अयोध्या और राम मंदिर पर फिर से मंडरा रहा है आतंकी खतरा? क्या अयोध्या आतंक के साए में है? क्या अयोध्या आईएसआई के प्रमुख निशाने पर है? क्या अयोध्या को चारों तरफ से घेर रहे हैं आतंकी? जनवरी में श्री राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री सहित कई वीवीआईपी होंगे इकट्ठा। अयोध्या के पड़ोसी 7 जिलों में यूपी एटीएस को मिले 15 पाकिस्तानी एजेंट। पड़ोसी जिलों में स्लीपर सेल की उपस्थिति ने बढ़ाई खुफिया एजेंसियों की धड़कनें। आइए बताते हैं खुफिया एजेंसियां आखिर क्यों हैं संजीदा। जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े नेता और वीवीआईपी इकट्ठा होंगे। हालांकि अयोध्या के आसपास के जिलों से लगातार आईएसआई एजेंट्स, आतंकी और स्लीपर सेल मेंबर्स की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद से अगस्त 2020 में बलरामपुर से एक आतंकी, फरवरी, जुलाई और सितंबर 2021 में लखनऊ से 4 आतंकी, सितंबर 2021 में ही प्रयागराज, रायबरेली और बहराइच से 3 आतंकी और अप्रैल 2022 में गोरखपुर से 1 आतंकी गिरफ्तार हुआ। हालांकि ये सिलसिला रुका नहीं। सबसे नए मामले में यूपी एटीएस ने 2 जुलाई को गोंडा से सद्दाम, 1 अगस्त को मुकीम, 16 जुलाई को रईस, 18 जुलाई को सलमान और अरमान नाम के आईएसआई एजेंट और आतंकी गिरफ्तार किए हैं। इसी केस में 6 जुलाई को गोरखपुर से तारिक नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ। यूपी एटीएस को शुरुआती छानबीन में पता चला कि इन सभी मामलों में आतंकियों को बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काया गया था। सभी स्लीपर सेल की तरह ट्रेन किए गए थे और मिशन मिलने पर ही एक्टिव होने वाले थे। सवाल यही है कि क्या अयोध्या और राम मंदिर पर फिर से आतंकी खतरा मंडरा रहा है? पहला आरोपी सद्दाम शेख। आरोप अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद से कनेक्शन। सद्दाम की पत्नी बोली, मेरे पास पैसे नहीं है कि उसके लिए वकील करूं। यूपी एटीएस ने सद्दाम को 2 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया। इसी दिन उसके साथ ही रिजवान को जम्मू कश्मीर से अरेस्ट किया गया। सद्दाम का घर गोंडा से करीब 20 किलोमीटर दूर जेल रोड पर पठानपुरवा गांव में है। रुबीना ने बताया कि सद्दाम पहले हिंदू था। उसका नाम रंजीत सिंह था। बेंगलुरु में एनटीसी कंपनी का ट्रक चलाता था। 14 जून 2010 को हमारी शादी हुई थी। पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन जब वो बाहर गया तो मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था। क्या आपको विश्वास है कि सद्दाम आतंकी है? इस सवाल पर रुबीना कहती हैं कि अगर सब कह रहे हैं तो कुछ तो किया ही होगा। ऐसे ही कोई क्यों कहेगा? जो परिवार का ना हुआ तो देश का क्या होगा? हमें उस पर यकीन नहीं है। रुबीना आगे बताती हैं कि यूपी एटीएस एक दिन उन्हें छानबीन के लिए घर भी लाई थी। हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उससे क्या बात करती, वो आतंकी हो या ना हो, लेकिन धोखेबाज तो है। मुस्लिम बनकर मुझसे झूठी शादी की, अपने बीवी बच्चों का नहीं सोचा, अपने माँ बाप भाइयों को मार दिया, देश को धोखा दे दिया, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? हमें उस पर यकीन नहीं है। रुबीना के मुताबिक सद्दाम इस्लाम के नाम पर बच्चों को भी खूब सिखाता था। कहता था कि नमाज पढ़ा करो, लोगों को नमाज और इस्लाम के बारे में बताता था। पिछली बार वो 27 दिसंबर 2022 को आखिरी बार घर आया था। अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। रंजीत कब और कैसे बना सद्दाम? हमारे सामने सवाल था कि आखिर रंजीत सद्दाम कैसे बना। इसके लिए हम पठानपुरवा से लेकर लगभग 20 किलोमीटर दूर तरबगंज के गांव बरसड़ी पहुंचे। सड़क से लगभग 500 मीटर दूर गांव में घुसते ही एक पक्का मकान दिखा। लोगों ने बताया कि यही घर रंजीत का है। हमारी मुलाकात रंजीत की चाची कलावती से हुई।
कलावती बताती हैं रंजीत का पूरा परिवार मुंबई में रहता है। उसके पिता भगवान सिंह फेरी लगाकर कपड़े बेचते हैं। पिछली बार कुंभ में आए थे। रंजीत को कुछ दिन पहले एटीएस लेकर आई थी, तब हमने उसे पहचाना था। एटीएस ने हमें बताया कि उसके साथ पढ़ने वाले आसिफ के पिता ने 1999 में उसका धर्मांतरण करा दिया था। इसके बाद उसे सद्दाम शेख नाम मिला था। हमारा तो उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा आरोपी मोहम्मद रईस। आरोप आईएसआई एजेंट बन पाकिस्तानी हैंडलर्स को गोपनीय सूचनाएं भेजी। गोंडा का रईस कैसे बना आईएसआई एजेंट? गोंडा के तरबगंज तहसील के दीनपुरवा गांव का रहने वाला मोहम्मद रईस मुंबई में पुताई और मजदूरी का काम करता है। दीनपुरवा गांव में पेट्रोल पंप के बगल में उसका घर है। घर के बाहर 2 दुकानें बनी हैं। रईस के पिता हुसैन बताते हैं, बेटा तो जेल चला गया, लेकिन उसे आतंकी बताने के बाद से कोई दुकान पर भी नहीं आता। 6-7 साल पहले मुंबई कमाने गया था, 5-6 हजार भेज देता था, अब वो भी बंद है। इसी बीच रईस की मां नूरजहां घर से बाहर आ गई। वो कहती हैं बेटे को बचाने के लिए क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। एटीएस उसे घर लेकर आई थी तो बोल रहा था कि अम्मी मुझसे गलती हो गई है। पुलिस के साहब ने भी हमें नहीं बताया कि आपके लड़के को लालच में फंसा दिया गया है। नूरजहां घर के अंदर से रईस की 10वीं की मार्कशीट निकाल लाई। 10वीं में उसके 73% मार्क्स आए थे। मार्कशीट के हिसाब से रईस की उम्र 26 साल है। बातचीत में पता चला कि पाकिस्तान में नूरजहां की ननद रहती है, जिससे रईस बात किया करता था। हालांकि परिवार या रईस कभी पाकिस्तान नहीं गए। तीसरा आरोपी मुकीम। आरोप आईएसआई एजेंट पाकिस्तानी हैंडलर्स को सूचनाएं भेज रहा था। मुकीम की मां बोली, हमारे बेटे को रईस ने फंसा दिया। रईस के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर तीसरे आरोपी मुकीम का घर है। यहां हमारी मुलाकात मुकीम की मां सईदा से हुई। सईदा बताती हैं, मुकीम बहुत सीधा साधा था, उसे तो रईस ने फंसा दिया है। इस दौरान सईदा के पड़ोसी भी आ गए, कहने लगे कि मुकीम सीधा लड़का है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। रईस का दोस्त होने की वजह से मुकीम फंस गया। सईदा के पति नहीं है, 4 बेटे हैं जो मुंबई में काम करते हैं। मुकीम भी मुंबई में चूड़ी बेचने का काम करता है। चौथा आरोपी सलमान सिद्दीकी। आरोप आईएसआई एजेंट, टेरर फंडिंग और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजी। सलमान के घर वाले बोले सद्दाम और रईस ने फंसाया। तरबगंज तहसील में रईस के घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर चौथे आरोपी सलमान सिद्दीकी का घर है। सलमान को यूपी एटीएस ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। सलमान के पिता अली बताते हैं, मैं 35 साल से मुंबई में रहता हूं, वहां चूड़ी का काम करता हूं। सलमान भी हमारे साथ वहीं रहता है और पुताई का काम करता है। 14 जून को मैं गोंडा आया था तो पीछे से पुलिस ने सलमान को उठा लिया। अली आगे बताते हैं, मैंने सलमान से पूछा तो उसने बताया कि रईस ने उसे फंसाया है। उसने सलमान को 15,000 रुपए दिए और कहा कि किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसने कर दिए थे। रईस भी गोंडा का रहने वाला था। ऐसे ही दोनों की दोस्ती हो गई। बेटे को फंसाया गया। लखनऊ में एक वकील से बात की, कोई केस लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। बाबरी मस्जिद के नाम पर आईएसआई ने बनाया एजेंट। गोंडा से पकड़े गए इन आतंकियों की छानबीन के बाद हमने यूपी एटीएस से बात की। एटीएस के एक बड़े अफसर ने नाम ना जाहिर करते हुए बताया सद्दाम आतंकी है और बाकी तीनों आईएसआई के एजेंट हैं। इन सभी को बाबरी मस्जिद की शहादत के नाम पर भड़काया गया था। इन लोगों का मिशन बाबरी मस्जिद गिराने का बदला लेना था। इस टेरर मॉड्यूल का पता कैसे चला, इसके जवाब में एटीएस अफसर बताते हैं, हम इस तरह के लोगों और एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। सबसे पहले सद्दाम को ट्रैक किया। सद्दाम लगातार सोशल मीडिया पर
जिहादी कंटेंट पोस्ट करता था। सद्दाम एटीएस की नजर में आया, उसकी छानबीन की तो पाकिस्तान से उसके लिंक मिले, उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने सच कबूल कर लिया। सद्दाम की निशानदेही पर ही एजेंसी गोंडा के बाकी लोगों को भी ट्रैक करने लगी। सबसे पहले रईस पकड़ में आया, उसने बताया कि मुंबई में काम के दौरान उसकी मुलाकात अरमान से हुई। अरमान ने ही उसे बाबरी मस्जिद के नाम पर और भारत में मुस्लिमों पर जुल्म के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया। रईस दुबई में नौकरी करना चाहता था। अरमान ने उसे कहा कि पाकिस्तान के एक आदमी से तुम्हें कनेक्ट करा देता हूं, तुम काम के निकले तो तुम्हें बाबरी मस्जिद का बदला लेने का मौका मिलेगा और मोटे पैसे के साथ दुबई में नौकरी भी दिला देंगे। 2022 में रईस को पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। दूसरी तरफ से हुसैन बात कर रहा था। इसके बाद दोनों की बातचीत होने लगी। हुसैन ने रईस से कहा कि वो पाकिस्तानी जासूस है। उसने रईस से सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीर मंगवाई और पैसे देने का वादा किया। रईस पाकिस्तानी जासूस हुसैन के लिए काम करता रहा और फिर उसने अपने दोस्त सलमान को भी जोड़ लिया। यूपी एटीएस के मुताबिक रईस ने ही सलमान के बारे में बताया था। रईस के इनपुट के आधार पर मुंबई से 18 जुलाई को सलमान और अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रईस और सलमान को सैन्य प्रतिष्ठानों के फोटो भेजने के बदले में पैसे भी मिले। रईस ने अपने हिस्से के 15,000 रुपए सलमान को देकर अपने खाते में डालने के लिए कहा। इसके बाद सलमान ने ऑनलाइन 15,000 रुपए रईस के खाते में भेजे थे। दिए थे। मई में रईस ने अपनी शादी में ये रुपए खर्च किए। अरमान, रईस और सलमान से पूछताछ के बाद मुकीम का नाम सामने आया। इसके बाद एटीएस ने 1 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकीम भी रुपयों के लालच में आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ये सभी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। इन सभी का अयोध्या के पास होना भी किसी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहा। आईएसआई ने आखिर अयोध्या के पड़ोसी जिलों को ही क्यों चुना? यूपी एटीएस के एक अधिकारी इस सवाल के जवाब में कहते हैं, अयोध्या पर 2005 में ही हमला हुआ था। तब 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और 4 गिरफ्तार हुए थे। उस केस की जांच पड़ताल में भी सामने आया था कि ये आतंकी नेपाल के रास्ते अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर पहुंचे थे। वहीं रहकर अयोध्या की रेकी करते थे। अधिकारी आगे बताते हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से अयोध्या में यूपी के बाकी जिलों के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। आतंकी संगठन के निशाने पर भले ही अयोध्या हो, वो आसपास के जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, गोरखपुर और अंबेडकर नगर में घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल यहां रह रहे हैं। 2019 के बाद से यहां लगातार आईएसआई एजेंट मिल रहे हैं। 2019 में राम मंदिर पर आए फैसले के बाद से ही अयोध्या अलर्ट पर है। गोंडा के ताजे मामले के अलावा अयोध्या के आसपास के जिलों में लगातार आतंकी और आईएसआई एजेंट पकड़े गए। अगस्त 2020 के एक ऐसे ही मामले की पड़ताल के लिए हम गोंडा से लगभग 60 किलोमीटर दूर बलरामपुर पहुंचे। बलरामपुर की उतरौला तहसील के एक गांव में यहां से यूपी एटीएस ने मुस्तकीम को पकड़ा था। मुस्तकीम के पिता कफील अहमद बताते हैं, मुस्तकीम उत्तराखंड में पीओपी का काम करता था। वहां एक एक्सीडेंट में उसे चोट लगी। लखनऊ में दिखाया गया, हालत इतनी खराब थी कि वह उठ बैठ भी नहीं पा रहा था। हमने यहां से कुछ दूर उसकी कॉस्मेटिक की एक दुकान खुलवा दी। अगस्त 2020 में एक रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ गया था, वहां से लौट रहा था कि गायब हो गया। हम लोग अगले दिन रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे तो देखा काफी फोर्स लगी है। हम थोड़ा डर गए और घर लौटने लगे। रास्ते में चौकी इंचार्ज साहब मिले।
वो हमें अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आए थे। यहाँ भी पुलिस थी और एनआईए एटीएस वालों की टीम भी आई हुई थी। पुलिस वालों के साथ ही मुस्तकीम भी था। सभी पूछताछ कर रहे थे। घर में आईएसआई का एक झंडा और कई किताबें मिली। मुस्तकीम के घर से निकलने के बाद हम बहराइच के कैसरगंज पहुंचे। अयोध्या से बहराइच की दूरी करीब 125 किलोमीटर है। यहाँ कैसरगंज में आरोपी अबू बकर का घर है। सितंबर 2021 में अबू बकर को एटीएस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उस पर भी आईएसआई के स्लीपर सेल का मेंबर होने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक अबू के पिता सुन्ना खान सऊदी में ही रहकर ड्राइवरी का काम करते हैं। शुरू में ही उन्होंने अपने परिवार को वहां रखा। अबू बकर 5 साल का था तो वहीं चला गया था। वहीं उसकी पढ़ाई भी हुई। 2013 में अबू बकर इंडिया लौटा तो पढ़ाई के लिए देवबंद चला गया। गिरफ्तारी से 4 महीने पहले ही वो देवबंद से लौटा था। 6 जुलाई को गोरखपुर से तारिक गिरफ्तार हुआ। गोरखपुर से बीती 6 जुलाई को यूपी एटीएस ने तारिक अतहर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तारिक अतहर आईएसआई से प्रभावित था। उसने पूछताछ में बताया कि उसे आईएसआई के आतंकी और बंदूकें प्रभावित करती हैं। तारिक अबू बकर अल बगदादी के वीडियो भी देखता था, जिससे प्रभावित होकर वह मुजाहिद बनकर भारत में जिहाद करना चाहता है, शरिया कानून लागू कराना चाहता है। इसके लिए उसने प्रतिष्ठित आतंकी संगठन आईएसआई की शपथ भी ली। उसने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था और दूसरे युवकों को भी भड़का रहा था। बलरामपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली, बहराइच, गोंडा और लखनऊ भी उस लिस्ट में शामिल हैं, जहां से लगातार आईएसआई एजेंट, आतंकी और स्लीपर सेल से जुड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। यूपी एटीएस इस पूरे इलाके को नजर बनाए हुए है। एटीएस अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आईएसआई और आतंकी संगठनों के निशाने पर जनवरी में अयोध्या में होने वाला कार्यक्रम भी है।